में देखा, सॉरी ऑपरेटर डाटा टाइप्स के बारे में। ओके, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं या इसे ही बिल्ट इन या बेसिक कहा जाता है, बेसिक डाटा टाइप्स। अभी मैं सिर्फ इस बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में ही बात कर रहा हूं और मैं इसी से रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगा। अभी मैं डिराइव्ड डाटा टाइप्स या जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं जैसे जैसे मैं कवर करते जाऊंगा पोर्शन को, मैं आपको ये चीजें धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा ताकि उस चीज का एक्चुअल आप यूज आप कर सकें। ये नहीं कि मैंने वो चीजें बता दी लेकिन उसका यूज अभी आप नहीं कर रहे। मैं सिर्फ उतना ही आपको पोर्शन दे रहा हूँ जितने का यूज हम करते जाएंगे। ओके, डाटा टाइप्स में हम लोगों ने यूज किया है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसमें आते हैं आपके इंट या जिसे हम इंटीजर कहते हैं। सेकेंड आता है इसमें कैर, जिसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है आपका फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, इन्हें हमारा बेसिक डाटा टाइप्स बोला जाता है। ओके, इसमें डबल भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो आप जनरली जो अभी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसका जो एरिया रहेगा वो सिर्फ इतने ही चीजों से आप लोग यूज करके कंप्लीट सफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, और जब आप डाटा टाइप को अच्छे से समझते हैं तो एक और टर्म आता है जिसे आपको समझना होता है, कीवर्ड्स। ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं। ओके, विच आर रिजर्व्ड बाय लैंग्वेज। हमेशा ये वर्ड याद रखेंगे, रिजर्व्ड बाय लैंग्वेज। विच हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। ओके, वो कुछ ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको डिफरेंट लगे, पर कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं स्पेशली जो स्पेशल होते हैं, स्पेशली रिजर्व्ड होते हैं लैंग्वेज बाय द लैंग्वेज। ओके, विच हैज स्पेसिफिक मीनिंग टू इट, मीनिंग इन इट, ज्यादा बेहतर कह दो। जस्ट फॉर सॉरी, फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग लिखते हैं इंट, इंट एक कीवर्ड है क्योंकि जैसे ही आप इंट लिखते हैं आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि वो इंटीजर के लिए हम बात कर रहे हैं। ओके, यस सर। हाँ, ऐसे कई सारे जो कीवर्ड्स है वो हम यूज करते हैं। बेसिकली इसमें इंट आता है, कैर आता है आपका, ऐसे 32 कीवर्ड्स हैं सी पे। फ्लोट, जो सी के पास 32 वर्ड्स को उसने रिजर्व कर रखा है। ओके, हम धीरे धीरे एक एक को एक्सप्लोर करेंगे और इसकी स्पेशलिटी है कि यू कांट यूज keywords as variable name or function name। ओके, इसकी स्पेशलिटी है क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, उसके पास उसकी एक मीनिंग उसके पास पहले से डिफाइंड है, इसलिए आप उसे जो कीवर्ड्स है उसे आप वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते, या वेरिएबल बोल सकते हैं या पॉइंटर भी बोल इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप उसे पॉइंटर भी नहीं बना सकते। ओके, या आप उसे फंक्शन नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स के लिए, कि आप कीवर्ड्स को यूजर के लिए नहीं है, वो इट इज ओनली फॉर सिस्टम या जो लैंग्वेज है उसके लिए रिजर्व्ड है। वो आप यूज तो कर सकते हैं पर उसे अपने तरीके से नहीं कर सकते, यानी कि उसे आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, ओके, हाँ, जो हम लोगों ने अभी यूज किया है कीवर्ड, हम लोगों ने इंट कैर किया है और इसमें जो नेक्स्ट आता है वो रिटर्न है। रिटर्न हम लोगों ने यूज किया है, रिटर्न एक स्पेसिफिक मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है और इसलिए वो भी कीवर्ड है। ओके, और इसके अलावा और कोई यूज किया है हम लोगों ने?
Sir, Okay. float, double. सर ब्रेक। हाँ, ब्रेक हमने अभी यूज नहीं किया है। हम लोग जब ये पढ़ रहे थे उसमें एल्गोरिदम, तब हमने यूज किया था ब्रेक, कंटिन्यू, वो सारी चीजें अपन जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे हम उसे एक्सप्लोर करते जाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब जब आपको डाटा टाइप्स पता चल गया, आपको फंक्शन कैसे हैंडल करते हैं वो पता चल गया, तो नेक्स्ट जो चीज आती है कि आप अगर आपके पास डाटा टाइप्स है, आपके पास फंक्शन है, पर उससे आप करेंगे क्या? तो जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपको डाटा टाइप्स को कंबाइन करने के लिए या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको सर, डाउट ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट। हाँ, पूछो। सर, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर है, हम्म तो सर सपोज अपन ने कैरेक्टर डिफाइन कर दिया कि मतलब मिनिमम अपने को 24 कैरेक्टर चाहिए हम्म और यूजर 10 कर या 12 कैरेक्टर इनपुट कर रहा है, हम्म तो वो बाकी ब्लैंक देगा या स्पेस देगा? ना ही उसे वो ब्लैंक देगा, ना ही उसे वो स्पेस देगा। सिस्टम के पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिस्टम ने खुद के लिए डिफाइन की हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है, पर लेट मी, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? जब अपन इसे स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और इन डेप्थ पढ़ेंगे, पर फिलहाल मैं इसे जस्ट ये कर रहा हूँ। जब तुम एक स्ट्रिंग बनाते हो तो जो सी है, सी में स्ट्रिंग डाटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे हम कैरेक्टर का पुल बनाते हैं, या एक तरह से बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो मैंने एक कैरेक्टर बनाया और मैंने एक नेम टाइप का कैरेक्टर बनाया, पर मैंने उस नेम को एक कलेक्शन बनाया, इसे ही अरे बोला जाता है। और वो कितना ले सकता है? 24 ले सकता है। ओके, इसे ही अरे बोलते हैं। अरे इज अ पुल ऑफ पर्टिकुलर डाटा टाइप, वो सिमिलर टाइप ऑफ डाटा टाइप्स को कंटेन करता है। ओके, पर इस पे एक स्पेसिफिक होता है जो कंपाइलर, ये एक तरह से ऐसा कुछ बनेगा सॉरी, ऐसे ऐसे ये एक मतलब 24 ब्लैंक्स बनेंगे। आप जिस ब्लैंक को फिल करते हो वो उस ब्लैंक को उस पर्टिकुलर का वैल्यू वो उसे असाइन करता है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। एक्चुअल में जैसे हाँ। अपन एसक्यूएल में करते हैं, तो वहां पे कैरेक्टर लिखने पे वो बाकी जितनी स्पेस बची रहती है मैं वहां वहीं पहुंच पे रहा डालता है या हूँ, मैनेज होता है? जस्ट होल्ड ऑन, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश। ओके, मैंने 5 तक मैंने उसे दिया, 6th वाला नंबर पे वो उसे नल असाइन करता है। दैट मीन्स कंप्यूटर समझ जाता है इसके बाद की चीजें मुझे रीड नहीं करनी है, ये उसका स्टॉपर है, ठीक है? अब क्लियर है? यस सर। इसे नल कैरेक्टर Yes, बोला sir. जाता है। जो एंड है वो उसे रिप्रेजेंट करता है कि मैं क्यों पूरा पढ़ूं, जब मुझे यूजर ने पूरा दिया ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं पूरा। तो इसलिए वो खुद के लिए एक इंडिकेशन मार्क लगाता है कि ये मेरा स्टॉपिंग पॉइंट है, इससे आगे मुझे नहीं पढ़ना है। ये नल कैरेक्टर बोला जाता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे वर्चर टाइप का कुछ नहीं होता, वेरिएबल कैरेक्टर? और देखो बहुत सारी चीजें हैं जो, देखो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है बेटा कि तुम जो दूसरा लैंग्वेज पढ़ रहे हो उस लैंग्वेज को यहाँ इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये दोनों इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। सी, देखो सी बहुत पहले लिखा गया था, इसलिए उसके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, जस्ट लाइक स्ट्रिंग, वेरिएबल अरे, बहुत सारी चीजें नहीं है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। एक और चीज, चलो गुड, तुमने जैसे क्वेश्चन उठाया है तो एक और चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बट सर सी भी तो टाइम टू टाइम अपडेट होती है। ना ना, सी के कंपाइलर्स को अपडेट किया जाता है, पर सी के लैंग्वेज को, जो कोर लैंग्वेज है, उसे अपडेट नहीं किया जाता। इसीलिए इसे सब लोग सीखना पसंद करते हैं कि एक बार आप सीख जाइए, ये कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है? यस सर। इस पे 2 टाइप के डाटा टाइप्स आते हैं आपके, जो डिफरेंस बनाती है सी को। पहला है स्टैटिक, जो पूरा जो मैजिक है वो इन्हीं 2 चीजों का है। जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं या लोअर लैंग्वेज हैं, लोअर लेवल लैंग्वेज है, वो इन 2 फंडामेंटल थिंग्स पे काम करती है। स्टैटिक डाटा टाइपिंग टाइप्स और डायनेमिक डाटा टाइप्स। स्टैटिक डाटा टाइप दैट मीन्स जो भी डाटा टाइप का आपका बाइंडिंग है वो कंपाइल टाइम पे होगा। या टाइप चेकिंग बोल सकते हैं, कंपाइल टाइम, ठीक है? और जितने भी
डायनेमिक डाटा टाइपिंग लैंग्वेजेस है, क्या मैं यहाँ पे लैंग्वेजेस कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे रन टाइम पे होता है। ओके, जो सी है वो स्टैटिक टाइप डाटा टाइपिंग में आता है, सी सॉरी, सी प्लस प्लस इस पे आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो टाइप चेक तब करेगा जब वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ठीक है। और डायनेमिक डाटा टाइपिंग का मतलब ये है वो जब प्रोग्राम को रन करता है एक्चुअल में, तब वो टाइप चेक करेगा। वो कंपाइल टाइम पे वो उसे मतलब नहीं है कि कौन सी वैल्यू कौन सी डाटा टाइप की है। इसलिए जो आप एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, जस्ट लाइक पाइथन इस कैटेगरी में आता है, जावास्क्रिप्ट इस कैटेगरी में आता है, और जितने भी बहुत सारे सर PHP पीएचपी इस काइंड ऑफ बाउंडेड होता है। आप उस पे वेरिएबल को अचानक उस पे चेंज आई थिंक नहीं कर सकते। मुझे पीएचपी का उतना भी यस सर, एग्जैक्टली याद नहीं है। सर HTML आएगा क्या इसमें? HTML में कोई डाटा टाइप ऐसा नहीं होता बेटा कि HTML को एक पर्टिकुलर डाटा टाइप का हैंडल करें। वो एक कंटेनर के लिए लिखा जाता है, ठीक है। यस सर। ओके, जो आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस मुझे देना था वो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपाइल टाइम पे ही टाइप चेकिंग हो जाती है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप एक वेरिएबल को सिंगल डाटा टाइप पे ही रखें थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे अगर किसी आप एक वेरिएबल को अगर आपने इंटीजर बना दिया, इंट x बनाया, तो आप उसे नेक्स्ट लाइन पे उस पे वैल्यू x इक्वल्स टू अगर 12.45 अगर आप स्टोर कराना चाहेंगे, ये वर्क तो करेगा पर वो 4.5 को इग्नोर करेगा। और वहीं अगर आप पाइथन या किसी अपर लैंग्वेज पे जाते हैं, उसे आप यहाँ पे वेरिएबल हो जाता है, या आप सीधे भी यूज कर सकते हैं x इक्वल्स टू, आप अगर इस मोमेंट पे उसे 12 देते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आप उसे x इक्वल्स टू अगर उसे आप कैरेक्टर देते हैं, हेलो सॉरी एक स्ट्रिंग देते हैं, तो वो तो भी वो उसे मतलब फुली वो सपोर्ट करेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। यस क्लियर सर। है? ओके, आई थिंक ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि स्टैटिक डाटा टाइपिंग और डायनेमिक डाटा टाइपिंग क्या होती है। क्लियर है? तो वापस आते हैं हम जहां जाना चाह रहे थे। और कुछ क्वेश्चन है किसी को? सर ऐसा डिफरेंस क्यों है दोनों में? क्योंकि पहले के लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखो, एक टाइम गैप का आता है, एक जनरेशन गैप है। बहुत पहले तो जो कोबोल पास्कल लिखा गया था उसमें तो बहुत सारी मतलब डाटा टाइपिंग भी नहीं है, बहुत सारे लैंग्वेज है जिसपे आप डाटा टाइपिंग को और ज्यादा कम डाटा टाइप्स पाएंगे उसमें। उन्होंने उस टाइम जो चीजें उन्हें एसेंशियल लगी वो उन चीजों को उन्होंने क्रिएट किया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं सी और सी प्लस का डिफरेंस लेता हूँ। सी पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं है, वहां पे सब चीज फंक्शन करता है, पर लोगों को उसके बाद जब लोग आए तो उन्हें लगा कि नहीं, फंक्शन इज नॉट सफिशिएंट, तो उन्होंने इसमें ऑब्जेक्ट को ये किया, इन्फ्यूज किया। तो जब ऑब्जेक्ट आया तो उन्होंने बोला कि अभी सी नहीं रहा, वो सी प्लस प्लस हो गया। तो इंटायरली अब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को क्रिएट होकर के अब सी प्लस प्लस में भी बाइफर्केशन है। हम एक्चुअली सी प्लस प्लस हम एक्चुअली जो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस है वो डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो उसके टेम्पलेट्स है, जो टेम्पलेट लाइब्रेरीज है वो डिफरेंट कंट्रीब्यूटर से बना है। जो उसकी टेम्पलेट लाइब्रेरी है वो उसे खास बनाती है, जिसे बहुत सारे यूजर्स ने क्रिएट किया है, ठीक है। और ये चीज अपडेट होती है सी प्लस प्लस। उसका जो कोर है वो ऐसे का वैसा रहता है, पर जो उसका टेम्पलेट जो यूजर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये अपडेट होती रहती है उसकी, कि नए नए टेम्पलेट उस पर ऐड करते जाते हैं और उसे अपडेट करते हैं, ठीक है। कोर उसका एज इट इज रहता है जैसे सी है। सी में कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है जिसमें आप टेम्पलेट है उस पर और ये कर सके। सी पे भी देखो, सी के हेडर फाइल्स को लोग चेंज करते हैं कि मुझे अब, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आप उस पे अपने हेडर फाइल्स को यूजर जिस कंपनी को लगता है कि मैं इस पे नए फीचर्स ला सकता हूँ, वो उसका हेडर फाइल उस पे इंक्लूड करता है, पर उसका जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो एज इट इज होता है, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए वापस आते हैं अपन ऑपरेटर्स पे। कि अब हाँ, किसी और को कुछ पूछना है? सर C++ पहले आया कि C# से? आई थिंक
C++ पहले आया, क्योंकि C# एक तरह से C++ से इंस्पायर हुआ है, वो भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज करता है, दैट मींस C++ पहले आया, क्योंकि C++ से पहले लोगों के पास आई थिंक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तब। सर ओके, दोनों मुझे की यूज अलग है। सर एंटायरली दोनों अलग है। लैंग्वेज। देखो एक्चुअली जो C++ है उसे स्टैंडर्डली सभी के लिए लिखा गया है, और C# को माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशली अपने लिए लिखा है। ओके, वो भी जनरल पर्पस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों उसके कोई और यूज नहीं कर सकते, जनरल पर्पस है। पर जो माइक्रोसॉफ्ट है वो बहुत सारी चीजों का अपना वर्जन निकालता है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट के पास खुद का जावास्क्रिप्ट है, मतलब उनका स्टाइल का वर्जन है वो। ठीक है, सर आप बहुत सारा चीज ओपन देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट सर ने ये खुद ओपन के लिए सोर्स भी बहुत सारे लैंग्वेजेस क्रिएट किए हैं। सर ये ओपन सोर्स रहता है कि सर वो रहता है लाइसेंस्ड वाला? अब ये तुम्हें उसकी वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा बेटा। ओके सर। ठीक है, यस। क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का है तो आई थिंक वो उसमें आप सर प्रोग्राम लिख सकते हैं। सर मैं एक जगह मतलब सुना था कि पढ़ा था कि जैसे सी लैंग्वेज से ही सारे लैंग्वेजेस बनी है, सर ये बात ट्रू है क्या? सी इज द बेसिक है, इसीलिए तो इसे सभी सभी को पढ़ाया जाता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि जैसे संस्कृत था, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ संस्कृत इन प्रोग्रामिंग, कि जिससे इंस्पायर होकर लोगों ने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखी। ठीक है, भले वो उससे मैच नहीं करती, लेकिन हाँ इंस्पिरेशन जो है वो सी है। ठीक है, यस सर। सर हाँ सर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लिए C# करके एक प्रोग्राम मतलब अलग से लैंग्वेज बनाई थी। हाँ, वही अपन डिस्कस कर रहे थे अभी। हाँ ओके, चलो अब थोड़ा सा आज के ये टॉपिक फोकस करते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, अब ऑपरेटर्स हम चेक करने जा रहे हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, सिंबल्स विद स्पेशल फंक्शन, कि जिन्हें एक स्पेसिफिक फंक्शन या टास्क या डेफिनेशन असाइन किया जाता है। दे एक्ट और ऑपरेट ऑन वन और टू वेरिएबल्स। हमेशा याद रखेंगे कि ऑपरेटर्स आपके वन वेरिएबल पे भी एक्ट कर सकते हैं और टू वेरिएबल पे भी एक्ट कर सकते हैं, एज डिफाइंड एज पर देयर डेफिनेशन, कि उन्हें उनका डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया है वो उस अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। मोस्टली दे आर सिमिलर एज ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। जो हम मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस करते हैं उनसे काफी मिलते जुलते होते हैं, पर हर चीज कंप्लीटली मिलते जुलते रहते हैं मैं नहीं बोलूंगा। कुछ चीजें एक्स्ट्रा हम डिफाइन करते हैं, या जो प्रोग्राम है जो सी लैंग्वेज है उसमें कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस भी डिफाइन किए गए हैं जो नॉर्मल मैथमेटिक्स से डिफरेंट है। ओके, जो 7 टाइप्स ऑफ ओके, यहाँ पे C++ है और उसे आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ये सी है, क्योंकि दोनों एक तरह से एक दूसरे की चीजें इनहेरिट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स होता है, इसमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है जो रिलेशन दिखाता है दो वैल्यूज के बीच में, एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर होता है, देन बिटवाइज ऑपरेटर एंड असाइनमेंट, एंड एक मिसलेनियस ऑपरेटर भी होता है 7। हम वन बाय वन सभी को कवर करेंगे। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर से आप लोग पूरी तरह से फैमिलियर हैं, मैंने एक एक करके मैंने सबको एक्सप्लेन किया आप लोगों को। फर्स्ट वन इज एडिशन ऑपरेटर, देन सब्सट्रैक्शन, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस। आप इन पांचों ऑपरेटर से फैमिलियर हैं। ओके, यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर का, इट रिटर्न्स अ रिमाइंडर ऑफ इंटीजर कैन ओनली बी यूज्ड विद इंटीजर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मॉड्यूलस ऑपरेटर का, कि आप बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें आप इंटीजर फ्लोट सभी के साथ यूज कर सकते हैं, पर जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है उसे आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है, ओके, ये दो टाइप्स में आते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, अब ये इनके अंदर भी बाइफर्केशन होता है, जो आपका इन्हें भी एक सब डिवीजन होता है, कि आपका इंक्रीमेंट है तो वो प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा, और एक सेकंड आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, आज हम बेसिकली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हम वर्क करके देखेंगे कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, उस पर हम आज बात करते हैं। और एक्चुअली इसका जो मेन यूज है, जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का यूज है, वो आप जब लूप्स पढ़ेंगे तब वहां पे हम देखेंगे। ओके, जो मैंने ऑपरेटर्स को डिले किया वो मैंने इसीलिए किया कि ताकि मैं जैसे जैसे मैं चीजों को पढ़ाते जाऊं मैं ऑपरेटर्स उनके साथ कंबाइन करके आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं। पर कुछ लगा कि आज नहीं, आज हो जाए ऑपरेटर थोड़ा सा, तो मैंने स्टार्ट किया।
ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कुछ प्रोग्राम हम करके देखते हैं कि कैसे वो काम करते हैं। ओके, जस्ट पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि उनका क्या होता है। प्री मीन्स आप हमेशा याद रखेंगे, प्री मीन्स पहले, एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर दैट। ओके, या बाद समझ सकते हैं, जब पोस्ट होता है वो बाद का होता है और प्री मतलब पहले। जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं तो प्री मैच्योर बोलते हैं। एक आता है कि या हाँ, प्री मैच्योर यानी कि पहले से, और मैच्योर मतलब कि वो मैच्योर हो चुका है, दैट मीन्स वो कंप्लीट हो चुका है। सिमिलर केस पे होता है जब आप इसे प्लस प्लस, और ये यूनरी ऑपरेटर है। ओके, मैंने कहा था कि बाइनरी और यूनरी दो ऑपरेटर्स होते हैं ऑन द डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, से यहां लाते हैं। ओके, जो ऑपरेटर्स हैं वो दो टाइप के होंगे, एक होगा आपका बाइनरी, ये सिंगल वेरिएबल पे काम करेंगे। सर 2 ऑपरेंड्स। ओके, सॉरी, 2 वेरिएबल्स पे, या ऑपरेंड्स भी बोला जाता है उन्हें। और जो यूनरी है ये सिंगल वेरिएबल पे। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है सम इक्वल्स टू a प्लस b। यहाँ पे एडिशन मैंने किया है, एडिशन में एक बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये दो वेरिएबल से ऐड करने के लिए आपको दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, a एंड b। ठीक है, वहीं यूनरी अगर मैं ये करूं तो सपोज मेरा एक वेरिएबल है और माइनस ऑफ a मैं करता हूं, तो ये क्या करेगा, माइनस उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, उसे निगेट करेगा। दैट मीन्स ये एक यूनरी ऑपरेटर है। या इसी में भी आता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस a। ओके, इसे प्री इंक्रीमेंट कहते हैं और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है a प्लस प्लस। हम देखते हैं इसका दोनों का डिफरेंस क्या होता है। मैं अपना बेसिक सिंटेक्स लिख रहा हूँ, इंक्लूड, और जिनके पास लैपटॉप है वो साथ साथ करते भी जा सकते हैं। सपोज मैं एक इंटीजर ले रहा हूं और मैंने एक वेरिएबल लिया और एक ही वैल्यू मैंने असाइन किया, a इक्वल्स टू 1। ओके, इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन बोला जाता है। और इसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आप चाहें तो इन दोनों लाइनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा यूज करते हैं, जैसे इंट b इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन और जो मेरा डिक्लेरेशन है इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है। ओके, आप चाहें तो दो लाइन के साथ जा सकते हैं, आप चाहें तो एक लाइन के साथ भी जा सकते हैं, कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए a और b। अब मैं
सिंपल एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं और सपोज मैं यहाँ पे इसे नॉन एलिश टाइप करता हूँ ताकि मैं डिफरेंस चेक कर सकूं। मैं b इक्वल्स टू मैं ये कर रहा हूं प्लस प्लस ए, या पहले हम प्लस प्लस ए ही देख लेते। ओके, प्रिंट एफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, मैं a की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूं पहले, परसेंटेज d, और यहाँ पे एंड उसके बाद मैं एक प्री इंक्रीमेंट इस पे लगाता हूं प्लस प्लस ए, या बेटर ये होगा कि मैं यही प्लस प्लस करूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि इसमें काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछेंगे। क्लियर है यहां तक? सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, मैं इसे कंपाइल कर रहा हूं और ये मेरा कंपाइलेशन और ये मेरे आंसर्स। जस्ट अ मिनट, यहां मैं एक और प्रिंट एफ मैं न्यू लाइन दे देता हूं ताकि मुझे क्लियरली विजिबल रहे सभी चीजें। ओके, वैल्यू ऑफ ए, फर्स्ट पे अपन ये करेंगे वैल्यू ऑफ ए। द वैल्यू ऑफ ए जो मैंने असाइन किया है उसने वही प्रिंट किया, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू 1 असाइन की है तो उसने 1 वहां पे प्रिंट कर दिया। दैट्स गुड। सेकंड लाइन पे जैसे ही आता है मैंने प्लस प्लस ए प्रिंट किया तो उसने क्या प्रिंट किया, मुझे 2 प्रिंट किया है। देखिए यहाँ पे मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज किया है। क्या यूज किया है मैंने? क्या यूज किया है मैंने? गुड, प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट दैट मींस प्री इंक्रीमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है? इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 फर्स्ट, ठीक है, देन यूज द न्यू अपडेटेड वैल्यू। आपको जो जब भी आपको प्री इंक्रीमेंट मिलेगा आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू उस वेरिएबल पे है आप उसे इंक्रीमेंट करेंगे पहले, उसके बाद जो वैल्यू इंक्रीमेंटेड वैल्यू है, न्यू वैल्यू, उसे आप यूज करेंगे। पोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट बोलता है। पोस्ट बोलता है यूज वेरिएबल्स एक्चुअल वैल्यू एंड देन इंक्रीमेंट टू 1। आपको पहले जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो आपको यूज करनी है और उसके बाद उसे इंक्रीमेंट करके उसे स्टोर करा देना है। और इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, क्योंकि मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज किया तो उसने क्या किया, उसने पहले उस वैल्यू को इंक्रीमेंट की, उसके बाद उसने यूज किया, यानी कि उसने 2 प्रिंट करने से पहले उसने उसे इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे ही मैं पोस्ट पे आता हूँ, जब मैं 19th वाले लाइन पे आता हूँ तो वहां पे मैंने पोस्ट यूज किया है। तो पोस्ट का डेफिनेशन बोलता है कि यूज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, देन आफ्टर दैट आप उसे इंक्रीमेंट करेंगे। तो उसने क्या किया, मुझे जो जो एक्चुअल उसकी वैल्यू थी 2, जो पहले मैंने चेंज कर दी थी, उसने उसे यूज किया, उसने 2 को प्रिंट किया और उसके बाद उसने उसमें अपडेशन परफॉर्म करके उसे 3 कर दिया, जो कि मुझे 20th लाइन पे मिल रहा है 3। किसी को डाउट है इस पे? सर जो थर्ड लाइन है ना सर, थर्ड लाइन सर वो बता दीजिए सर उसके नीचे। कौन सा वाला लाइन, एक बार फिर से मुझे कंफर्म करो। सर ए प्लस प्लस वाला प्रिंट है। ये वाला मींस 19th लाइन, Yes, sir. राइट? ओके, चलो इसे थोड़ा और Yes, डेप्थ में sir. समझते हैं। किसी और को कुछ डाउट इस पे? सर दोनों का वैल्यू कैसे सेम हुआ एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल। ओके, मैं इसे कंपाइल करता हूं फिर से।
और हमें अभी से इसके डेप्थ पे जाते हैं थोड़ा सा। ओके, फिलहाल इतना ही देखते हैं। और मैं इसे एक डाउट है। हाँ बोलो। हाँ सर, वन की वैल्यू इंक्रीज होगी हर बार कि अपन बढ़ा भी सकते हैं मैनुअली, मतलब वन के जो है 2 या 3? देखो, ये जनरली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो डिफाइंड हुआ है वो तुम्हें 1+ के लिए डिफाइंड हुआ है कि आप कोई भी वैल्यू पे 1+ कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज्यादा प्लस करना है तो आपको सिंपल उस पर ऐड करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है उसका ऐसा कुछ। ओके। ओके यस सर। ओके, चलिए अभी आप स्टार्ट किया है मैंने, मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। ए के बाद देखो, यहाँ पे अभी जो मेरा जो कंपाइलर जो है फिलहाल अभी मेरे 19th लाइन पे है, और उसे सॉरी 9th लाइन पर है, और उसने सिर्फ एक वैल्यू क्रिएट की है ए को। आई थिंक अब विजिबल होगा सभी को। यस सर। यस सर। और अभी उसके पास जो ए की वैल्यू है वो 0 है। ओके, क्योंकि वो अभी 11th लाइन पे पहुंचा है, उसने 11th लाइन को रीड नहीं किया है। मैं उसे बोलता हूँ कि रीड द 11th लाइन। उसने 11th लाइन को रीड किया। अब उसके बाद उसे ए की वैल्यू जो मिली है वो 1 मिली है। ओके, उसे 1 मिल चुका है क्योंकि उसने 11th लाइन को रीड कर लिया, तो उसे समझ आ गया कि हाँ ए की वैल्यू मुझे 1 मिली हुई है। एंड मैं उसे बोलता हूँ फिर से आगे बढ़िए, और वो आगे बढ़ता है, और उसे ए के बाद अब ए की वैल्यू उसे 1 मिली है, और उसने ए की वैल्यू आई थिंक यहाँ पे उसने प्रिंट किया होगा। ओके, अभी प्रिंट नहीं किया उसने। ओके, आगे चलते हैं। और हाँ, अब वो वहां पे उसने ये वाला लाइन क्रॉस किया, और अब वो यहाँ पे है, और इस पर्टिकुलर लाइन को उसने रीड करके ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, पर वो उसने इस लाइन को प्रिंट अभी नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ए की वैल्यू अब उसके पास 2 हो गई है। ठीक है, वो 7th लाइन को उसने कवर कर लिया है, ए की वैल्यू इसके पास 2 हो गई है। अब जैसे ही मैं उसे फिर नेक्स्ट लाइन पे ये करता हूँ, स्विच करता हूँ, उसने ये वाला लाइन फिनिश कर लिया प्रिंटिंग। और देखो, क्योंकि इसमें प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है, दैट मीन्स वो पहले ही इंक्रीमेंट कर लेगा उसे। और ओके, इस पर कुछ और ऐड करते हैं अपन। गड़बड़ हो जाएगा इसमें। ओके, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सर। देखो, हाँ, जो प्लस प्लस का मतलब होता है वो उसे पहले यूज करेगा, उसे पहले ऐड करेगा, उसके बाद उसे यूज करेगा। ओके, अब इसके बाद मैं इसे फिर से नेक्स्ट लाइन पे जंप कराता हूं। अब ये ए की वैल्यू फिर से 2 हो गई, और 23rd लाइन पर है वो, और मैंने उसे फिर से किया, और ए की वैल्यू 5। यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया उसने। आप जब पॉज कर रहे थे तब उसमें आपने प्लस प्लस ए डाला था, तो हाँ, उसने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया। देखो, जब आप प्लस प्लस करते हैं जब आप ए की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप ए प्लस प्लस करते हैं, प्लस प्लस ए करते हैं, इसका मतलब होता है कि इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए एंड देन यूज इट। तो वो क्या करता है, 1 है उस पे, और उस पे 1 ऐड और करता है, और वो बना देता है 2। दैट मीन्स उसे जैसे ही ये वाला लाइन मिलता है, वो उसे ए को ऑटोमेटिकली ए इक्वल्स टू 1 से वो ट्रांसफर कर देता है उसे ए इक्वल्स टू 2। ओके, और अब वो न्यू वैल्यू को यूज करता है। इस पर्टिकुलर लाइन पे हमेशा याद रखेंगे, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइन के लिए वैलिड है,
और उसके बाद एक और चीज आते हैं, जैसे उसे a प्लस प्लस मिलता है, इसका मतलब होता है यूज द वैल्यू इन दिस लाइन। हमेशा ये वर्ड हमेशा याद रखेंगे, सॉरी, इन दिस लाइन, वो सिर्फ इसी लाइन के लिए वैलिड है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, यूज द वैल्यू इन दिस लाइन, अपडेट न्यू वैल्यू फॉर नेक्स्ट लाइन। ओके, जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे उसे यूज करने की कोशिश करेंगे तो उसकी अपडेटेड वैल्यू आपको अवेलेबल होगी। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे देखो, ये पर्टिकुलर जो लाइन है मेरा, इसे मैं हाईलाइट करता हूं, मैं इसे 1 वैल्यू कर देता हूं। वो इस पर्टिकुलर लाइन पे एक ही पुरानी वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि उसे हमने पोस्ट दिया है। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, यूज द ओल्ड वैल्यू एंड देन अपडेट इन नेक्स्ट लाइन। और नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही मैं उसे प्रिंट कर रहा हूं, मैंने सिर्फ एक को प्रिंट किया है, वो जो अपडेटेड वैल्यू है वो मुझे दिखाएगा। ये देखो, एक ही वैल्यू उसने मुझे एज इट इज दिखाई जो मैंने असाइन किया है, एक ही वैल्यू जो मैंने प्लस प्लस किया है वो इमीडिएटली उसे अपडेट करके उसे प्रिंट कर रहा है। पर जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, 1 वैल्यू वाले लाइन पे आया मैंने, उसने उसे पुरानी वैल्यू को उसने यूज किया और उसके बाद उसने अपडेट कर दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। इसलिए जब मैं नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, जब 21th लाइन पे, तो उसकी अपडेटेड वैल्यू को मुझे शो कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, यस सर। आप लोग इसे भी थोड़ा सा और उस पर वर्क करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि अगर आपको लूप का कोर कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और बात करेंगे जब हम डिक्रीमेंट को देखेंगे। डिक्रीमेंट देखिए, डिक्रीमेंट की जगह आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर देना है। ओके, जब आप प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लिखेंगे Yes, तो sir. ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस करेगा बाय 1 से। और सर जैसे लेकिन इन नमन दोनों ने में कोई अंतर तो है ही नहीं फिर। कैसे अंतर नहीं है बेटा? बहुत अंतर है। सर प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस दोनों तो 2 ही प्रिंट कर रहे हैं। कहाँ 2 प्रिंट कर रहे हैं? ध्यान से देखो, जो सर a वो प्लस प्लस है, आउट हो रहा है हाँ सर, वो ये बोलना चाहता है, मतलब a प्लस प्लस वो जो अपनी लाइन है वहां पे 2 ही प्रिंट कर रहा है, वो नहीं समझ रहा हाँ है कि सेकंड लाइन में प्रिंट करेगा उसको नहीं वैल्यू। हाँ, देखो ये a प्लस प्लस है, इमीडिएटली वो परफॉर्म कर रहा है जो आपने बोला कि आपको इंक्रीमेंट करना है, दैट मींस वो इमीडिएटली इंक्रीमेंट कर दे रहा है। पर ये वाला इंक्रीमेंट इमीडिएटली नहीं कर रहा है, वो यूज कर रहा है पुरानी वैल्यू, देन इंक्रीमेंट कर रहा है वो, ताकि नेक्स्ट लाइन को उसकी नई वैल्यू अवेलेबल रहे। वो खुद उसकी एक्चुअल न्यू वैल्यू को यूज नहीं कर रहा, वो पुरानी वैल्यू के साथ चल रहा है, लेकिन अपने नेक्स्ट लाइन के लिए वो अपडेट कर रहा है। इसलिए जैसे ऐसा समझ सकते हो कि जो ह्यूमन जनरेशंस होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो तुरंत पैसा कमाते हैं और तुरंत उसे इन्वेस्ट या उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन जो उनके पास पहले से धन है वो उसे यूज करते हैं, और जो अपना जो करंट जो इनकम किया उसे वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए रख देते हैं। ओके, आई थिंक अब क्लियर होगा। तो ये प्री मतलब वही होता है कि कमाओ और यूज करो तुरंत, और पोस्ट होता है कि भाई आपके पास जो है उसे आप यूज करिए, उसके बाद उसे अपडेट करके आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए या नेक्स्ट लाइन के लिए उसे आप बचा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे इसलिए आपको 3 वैल्यू मिल रही है, जो वैल्यू ऑफ 3 है वो नेक्स्ट लाइन पे मिल रही है आपको, इस लाइन पे नहीं। यस सर। चलिए इसे और अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोग ट्राई करिए। अगर आप लोगों को जो भी डाउट आता है वो हम नेक्स्ट क्लास पे से और डील करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी लैंग्वेज पे प्रोग्राम करिए,